हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज के हमारे डेली न्यूज़ एनालिसिस में हमारे पास जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है आईआर की GS2 का पार्ट बनता है, जो कि है रशिया ने फ्रेश अटैक्स कर दिए हैं यूक्रेन के ऊपर। तो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था क्राइमिया ब्रिज के बारे में, मैप एनालिसिस भी हमने किया था। वहाँ पर जब से अटैक हुआ है तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो पुतिन एग्रेशन मोड में आ चुके हैं, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा महंगा $3.2 बिलियन की लागत से इस ब्रिज को बनाया गया था, दूसरा बहुत टाइम लगा था, तीसरा ये मेन सप्लाई लाइन है फॉर फ्यूल एंड फूड, और प्लस अभी आर्मी का जैसे काम चल रहा है तो आर्म्स एंड अम्यूनिशंस इनटू यूक्रेन, तो इसको कट करने की कोशिश जो है वो की हुई है। तो इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ कहीं ना कहीं रशिया के सदर हैं। प्लस हमने देखा था नॉर्ड स्ट्रीम्स को भी, जिसके ऊपर अटैक किया गया था, जिसके अंदर लीकेज की खबरें थी। अब वो एक्चुअल अटैक था नहीं था, वो सब चीज़ें तो बात की हैं। और कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि रशिया खुद से ही ऐसा कर रहा था। बट द प्रेजेंट फैक्ट इज़ कि रशिया इससे बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो चुका है और उसने लगातार मिसाइल्स की बम्बार्डमेंट करी है यूक्रेन के ऊपर, और जेलेंस्की जो है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो इसके बारे में हमने जो नेक्स्ट कवरेज है वो देखनी है। नेक्स्ट उसके बाद आता है पाकिस्तान जो है क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ एससीओ के अंदर जो है पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर एक एंटी टेरर एक्सरसाइज की जाएगी इंडिया के द्वारा। तो इसको हमने देखना है। उसके बाद हमारी इकनॉमी की न्यूज़ है GS3 की, कि रुपये जो है वो 84-85 रुपीज़ पर डॉलर तक हिट कर सकता है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। हमने देखा था कि जो आपकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन सब ने क्या किया है कि आपके जो ऑयल की प्रोडक्शन है उसको भी डिक्रीज़ करने का फैसला किया है, ताकि सप्लाई डिक्रीज़ हो जाए। सप्लाई डिक्रीज़ होगी तो नेचुरली प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये सारी की सारी जो इश्यूज़ हैं, और ओपेक कंट्रीज़ का जो डिसीज़न है, ओपेक प्लस हमने स्टडी किया था जिसके अंदर आपको रशिया को भी ऐड कर देते हो। तो ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज़ का जो डिसीज़न है उससे भी रुपये के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट लगातार पड़ रहा है। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की मार्केट्स फिर भी थोड़ी सी बुलिश रही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसके अंदर नहीं आई है अगर हम लास्ट हफ्ते को देखें। बट एक अनसर्टनिटी जो है बिकॉज ऑफ दीज इंटरनेशनल इवेंट्स वो हमें देखने को मिल रही है। और अगर आपको याद हो तो जनवरी फरवरी में भी इसी तरह का माहौल था, जिसके बाद अचानक से ही वॉर स्टार्ट हो गई थी और इंडियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा क्रैश हो गई थी और इन्वेस्टर्स का लाखों करोड़ों रुपया जो था वो डूब गया था। एंड उसके बाद भी बहुत सारे शेयर्स जो हैं, इवन जो बड़ी कंपनी के शेयर्स हैं जैसे TCS है, इन्फोसिस है, वो भी अभी तक अपने प्री वॉर लेवल्स तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसके कारण से हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया की GDP के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि किसी भी देश की जो मार्केट है, शेयर मार्केट है, वो कहीं ना कहीं उस देश की ओवरऑल हेल्थ को दिखाती है, प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की। तो आप कह सकते हैं एक GDP की रिफ्लेक्शन जो है वो उस देश का इंडेक्स होता है। लास्ट हम उसके बाद देखेंगे GS3 का अगेन पार्ट साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड है। ये है सिग्निफिकेंस ऑफ इथीरियम। तो इथीरियम एक तरह का बिटकॉइन है, मतलब क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन की तरह ही। तो हम नॉर्मली क्रिप्टो करेंसीज को बिटकॉइन कह देते हैं, बट बिटकॉइन इज ऑल्सो स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो इथीरियम इज ऑल्सो स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में हमने देखना है। और इन शॉर्ट में आपको बता दूं, अगर बिटकॉइन को गोल्ड के इक्वल बोला जाता है तो इथीरियम को ऑयल के इक्वल बोला जाता है। उसके बाद रोज की तरह हमारा एक रहेगा MCQ का क्वेश्चन और एक रहेगा हमारा मेंस का क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा MCQ का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर, नॉट को अंडरलाइन कर लो, नॉट पूछा गया है, ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान और कुवैत। आपको इसको बताना है कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के अंदर क्या कुछ इंक्लूड होता है। इजी क्वेश्चन है। वीडियो के अंत में हम इसका सोल्यूशन भी देखेंगे, तब तक आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको याद है तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में भी 2 लाइनें लिखिए, समरी लिखिए, ताकि आपकी भी रिवीजन हो सके। तो अब बात कर लेते हैं रशिया के जो फ्रेश अटैक्स हैं, मिलिट्री रेड्स चल रही हैं इन कीव, ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो रशिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल हुआ हुआ है जब से क्रीमिया का जो ब्रिज है, जिसको हम क्रीच स्टेट के अंदर क्रीच ब्रिज या क्रीमियन ब्रिज बोलते हैं, उसको तोड़ा गया है। उसको तोड़ने की कोशिश जो है वो की गई है। तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हो यूक्रेन का, ये आ गया रशिया, और ये है क्रीमिया जिसको 2014 में एनेक्स कर लिया गया था रशिया के द्वारा।
जिससे कि वार्म वाटर पोर्ट्स या ऑल वेदर पोर्ट्स बंदरगाह के रास्ता जो है वो रशिया के लिए खुल गया था, क्योंकि अदरवाइज विंटर्स के अंदर इनको सी ब्रेकर्स यूज़ करने पड़ते हैं, सी ब्रेकर्स या आइस ब्रेकर्स। तो आइस ब्रेकर्स यूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि सीज़ जो है वो जम जाती हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव इनको पड़ता है। लेकिन अगर आपको वार्म वाटर पोर्ट का एक्सेस मिल जाता है तो वो सर्दियों में जमती नहीं है, जिससे कि आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो इसको 2014 में रशिया ने अपने साथ विलय कर लिया था। तो इसको रशिया से कनेक्ट करने के लिए इस ब्रिज को बनाया गया था, जो जिसको हम रशियन क्रीमियन ब्रिज या कर्च ब्रिज बोलते हैं। और ये कर्च स्ट्रेट के अंदर फॉल करता है, यहाँ पे इसको लिखा हुआ है कर्च स्ट्रेट। और ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है यूरोप का। रेल और रोड नेटवर्क दोनों इसके अंदर आते हैं। और व्लादिमीर पुतिन का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था और इन्होंने खुद इसका इनाग्रेशन किया था इसके ऊपर ट्रक चला के। ये एक सिंबल था यूनिफिकेशन ऑफ क्रीमिया और रशिया का। और इसके अंदर 3.6 बिलियन डॉलर्स की लागत आई थी, जिससे कि सी ऑफ अजोल्व को ब्लैक सी के साथ जोड़ा गया था रशिया के द्वारा। तो ये रशिया के लिए एक हिस्टोरिक जीत आप कह सकते हो थी। और अब जब से इसके ऊपर अटैक होना शुरू हुआ है तो रशिया बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो बौखला भी गया है, प्लस गुस्से में भी है, क्योंकि इससे जो भी आर्म्स एम्यूनिशन फूड फ्यूल है वो सारी की सारी मिलिट्री सप्लाईज भी डिसरप्ट हो सकती हैं। और काफ़ी ज़्यादा इससे नाराज़ है रशिया, जिसके कारण से यूक्रेन पे अटैक कर रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जो आपके नॉर्ड स्ट्रीम्स हैं, जिसको हमने कल वाले सेशन में भी किया था, तो जो नॉर्ड पाइपलाइंस हैं उनके अंदर भी लीकेज की खबरें थी। हालांकि बहुत सारे देशों के द्वारा कहा जा रहा है कि रशिया खुद ही ये कर रहा है, खुद ही भूमिका बना रहा है, हमने कुछ भी नहीं किया है। पर उसमें भी रशिया कह रहा है कि तुम हमारा नुकसान करोगे तो फिर हम तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। जर्मनी जो है उसने कहा था कि वो वॉर शुरू हो गया तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन विंटर्स अप्रोच जैसे जैसे कर रही हैं तो यूरोपियन नेशंस की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ने लग जाएंगी, क्योंकि दे आर टोटली डिपेंडेंट फॉर गैस ऑन रशिया। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी हैं। जेलेंस्की के ऊपर अटैक ज़रूर हुआ है, लेकिन वो उनको कुछ हुआ नहीं है। कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंशियल पैलेस से थोड़ा दूर ही जो थे वो मिसाइल्स स्ट्रक हुए थे। एंड वो अभी फ़िलहाल के लिए अंडरग्राउंड जो हैं वो हो गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कोई समझौता यहाँ पे देखने को मिलता है या फिर फुल स्केल वॉर पहले की तरह फरवरी की तरह हमें देखने को मिलेगी, जिससे कि ग्लोबल लेवल पे फिर से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अगेन फूड फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, एनर्जी क्राइसिस से भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इकोनॉमिक फ्रंट पे लॉसेस, उसके बाद फिर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो है वो होने लग जाएगा। और इंडिया के ऊपर भी इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, हमारा जो आप कह सकते हो जीडीपी है, उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। रुपए की जो वैल्यू है वो और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। एंड इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारी ओवरऑल जीडीपी के ऊपर पहले ही जो हमारी प्रोजेक्शन है वो -1% हो गई है। तो मतलब कि हमारी जो प्रीवियस प्रोजेक्शन है उससे हम नीचे प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी जीडीपी ग्रोथ को। आरबीआई ने जो अभी रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कहा था, तो और ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2022 जिसकी एंटी टेरर एक्सरसाइज जो है इंडिया करेगा, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। तो ये एक काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि हम एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो है एक अच्छी काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट अगेन पाकिस्तान के साथ इशू क्या रहता है, जैसे F-16 के बारे में भी कहा गया था इंडिया के द्वारा कि ये आपको पक्का यकीन भी है कि एंटी टेररिज्म के लिए यूज़ होगा भी या नहीं। तो क्या ये एक्सरसाइजेस करना सिर्फ एक बहाना है टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर नेशंस टेक्नोलॉजीज, अदर नेशंस वेपन्स एक्सेट्रा, या फिर ये एक्चुअल में आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो? तो एनएसजी क्या है? एनएसजी इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एंड उसके बाद आपके जो एससीओ है, इनकी जो एंटी टेरर ऑर्गेनाइजे एक्सरसाइज है उसको हम बोलते हैं रैट्स। रैट्स का मतलब क्या होता है? रैट्स हेयर मीन्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो रैट्स एक्सरसाइजेस की जाती हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ने जब पाकिस्तान ने होस्ट किया था 2021 के अंदर, तो उस एक्सरसाइज को बोला गया था जेट।
जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज JATE, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। तो उस हिसाब से एक रेसिप्रोकल वे में अगर दोनों नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ वही है कि टेंशन है पाकिस्तान की कहीं ना कहीं, वो हम डिसाइफर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ कहता है और कुछ करता है। कहीं ना कहीं टेररिज्म को C7 भी प्रोवाइड किया जाता है, मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है। तो वो सारे इश्यूज जो हैं विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से वो बने रह जाते हैं। तो जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है वो इस बार का जो जेट है उसको मानेसर एंटी टेरर 2022 के नाम से लॉन्च करेगा। सो मानेसर एंटी टेरर 2022। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इकोनॉमी का पार्ट। ये GS3 का पार्ट बनता है। वो ये है कि रुपये जो है 84 से 85 रुपीज़ पर डॉलर तक डिप्रिशिएट हो सकता है। डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी। तो रुपी की डिप्रिसिएशन जो है कॉन्स्टेंटली हमें देखने को मिल रही है। $1 आपको याद होगा थोड़े सालों पहले तक तो 45-50 तक होता था, लेकिन आज $1 जो है वो 85 तक पहुंचने वाला है। सो दिस इज़ अ ह्यूज डिप्रिसिएशन इन रुपी ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी लास्ट 10 ईयर्स। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक इशू है, क्योंकि हमारे जो हैं इम्पोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, इम्पोर्ट्स आर मोर एंड एक्सपोर्ट्स आर लेस। अगर कोई ऐसा कंट्री हो जिसके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, मतलब बाहर से उसे डॉलर आ रहा है, तो वो बोलता है चल ठीक है, मेरा तो फ़ायदा ही है ना, कि अगर मैंने $100 की चीज़ बेची तो पहले 500 आ रहे थे, अब 850 आ रहे हैं, फ़ायदा है। लेकिन जब आपके एक्सपोर्ट्स लेस हो, इम्पोर्ट्स मोर हो, तो अब आपको नुकसान होता है। क्यों? अब सपोज़ करो ऑयल है, आपने $100 का ऑयल लिया 10 साल पहले, तो वो आपको ₹500 का पड़ा। लेकिन अब अगर आप $100 का ऑयल मंगवा रहे हो तो आपको ₹850 का पड़ा। तो आपकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ लगातार हो रही है। अब इसके अंदर जो दो नए रीजंस ऐड हुए हैं वो है, एक तो ट्रेड डेफिसिट जो हमारा पुराना चल ही रहा है, प्लस जो ऑयल का इशू आ रहा है ओपेक कंट्रीज़ की तरफ से। तो हमने ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज़ को पढ़ा था अच्छे से मैप एनालिसिस के साथ। तो ओपेक कंट्रीज़ ने क्या कहा है कि क्योंकि अब सिचुएशन संभल रही है, रशियन क्राइसिस जो यूक्रेन के साथ वॉर हुई थी तो उस टाइम इन्होंने बहुत पैसा कमाया। अब उसके बाद कह रहे हैं कि यार हमारे तो प्रॉफिट श्रिंक होने लग गए हैं, तो प्रोडक्शन ही कम कर दो। अगर आप पहले 100 लीटर सपोज करो तेल बना रहे थे, तो अब 100 लीटर की जगह 80 लीटर तेल बनाओ। ठीक है, खरीदने वाले तो 100 लीटर के हैं, खरीदार तो उतने हैं, तो अब वो खरीदार जो हैं, क्योंकि सप्लाई होगी कम, डिमांड है अब ज़्यादा। पहले 100 लीटर पे 100 डिमांड थी, तो उस टाइम पे लोग जो है एक पर्टिकुलर प्राइस दे रहे थे। लेकिन अब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो लोग हायर प्राइसेस देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो हम तेल को महंगा बेच पाएंगे। तो इस तरह की मोनोपोलिस्टिक पॉलिसीज़ पे ओपेक कंट्रीज़ जो हैं वो हाथ मिला रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा इंडिया के ऊपर, इंडिया के रुपी के ऊपर, क्योंकि हम एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी अभी भी नहीं है, और ना ही ऐसा है कि हम बहुत सारी डीलिंग्स जो हैं वो रुपी में कर पा रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि बहुत सारी जगह हमने एक बार्टर सिस्टम भी एंगेज करने की कोशिश की साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, जहाँ पे तुम हमारा सामान लो, हम तुम्हारा सामान लेंगे, और बैलेंस जो बचता है वो हम रुपीज़ में सेटल करेंगे। इसी तरीके से हम कहीं ना कहीं टॉक्स में थे रशिया के साथ, ईरान के साथ। हम चाह रहे हैं कि रुपीज़ में ट्रांजेक्शन्स हों, रुपीज़ के अंदर हम इम्पोर्ट्स को कर सकें, लेकिन एज ऑफ नाउ ये पॉसिबल नहीं हो। अब अगर कुछ अन्य कारणों को भी देखें, तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो डिप्लीट कर रहा है। यूएसए के अंदर फेडरल बैंक जो है वहाँ के इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, जिससे के कारण FIIs जो है इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, तो डॉलर्स का विड्रॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारे के सारे जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है इसका, वो हमारे अगेंस्ट जो है वो जा रहा है। तो नेक्स्ट आ जाता है इथीरियम। तो इथीरियम की बात करें तो वर्ल्ड की ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्लॉकचेन नेटवर्क है आफ्टर बिटकॉइन। और जैसे बिटकॉइन को क्रिप्टो का गोल्ड बोला जाता है, इथीरियम को ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल से कंपेयर किया जाता है, यानी कि ब्लैक गोल्ड से आप कह सकते हो कंपेयर किया जाता है। तो ब्लॉकचेन के अंदर हम देखते हैं दो मॉडल्स चलते होते हैं, POS प्रूफ ऑफ स्टेक एंड POW प्रूफ ऑफ वर्क। तो अब प्रूफ ऑफ वर्क से शिफ्ट होकर प्रूफ ऑफ स्टेक पे इथीरियम जो है शिफ्ट कर रहा है। इसको हमें डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता था कि एक कॉम्पिटिटिव वैलिडेशन होता था, एक कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम होता था जिसको मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हैं वो पावर यूज़ करके जो है सॉल्व करते थे और न्यू ब्लॉकचेन ऐड होता था। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर रैंडम जो वैलिडेटर्स हैं वो किसी ट्रांजेक्शन को कंफर्म करते हैं और उसके बाद एक ब्लॉक ऐड होता है। तो वर्किंग के ऊपर ना जाके हम अगर बात करें इसके बेनिफिट की,
तो ये एक बेटर वे माना जाता है क्रिप्टो की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, और इसके अंदर मोर सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है और मोर स्पीड भी देखने को मिलती है। तो इससे आप कह सकते हैं शायद इथीरियम के प्राइसेस में हमें एक जंप जो है वो देखने को मिले। अगर बात करें इथीरियम की, तो इथीरियम भी एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है, और ये एक नेटिव ईथर जो है इसका नेटिव जो है क्रिप्टो करेंसी है, और ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर है आफ्टर बिटकॉइन, मैंने आपको बताया भी था, और इसीलिए इसको ऑयल के साथ कंपेयर किया जाता है। और जो भी NFTs बनते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स, वो सारे भी इथीरियम के ऊपर ही रन होते हैं। तो इथीरियम एक किस्म से, जैसे आप कार चलाते हो तो ऑयल बर्न होता है, इसी तरीके से अगर आप कोई NFT परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, कुछ और ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसमें जो बर्निंग होती है वो इथीरियम की होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर क्रिप्टो करेंसी चलेगा तो इथीरियम का प्राइस डेफिनेटली से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करते हैं, आपके पास एक बहुत हाई एंड PC अगर है तो आप क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग खुद से कर सकते हो। उसके अंदर आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज़ किया जाएगा ओवर द नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू, और कई सारे कंप्यूटर्स की एनर्जी और जो हार्डवेयर है उसको यूज़ करके एक कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, और उसके रिवॉर्ड में आपको क्रिप्टो करेंसी जो है वो दी जाएगी। तो वो एनर्जी कंजम्पशन बहुत हाई होती है, और कहीं कहीं जगह पे तो कहा जाता है कि इतने बड़े बड़े सिस्टम्स लगे हुए हैं जो कि इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं जितना कि एक छोटा देश जो है वो कंज्यूम कर लेता होगा। तो ये पूरा का पूरा है हमारा वर्क ऑफ प्रूफ एंड वर्क ऑफ स्टेक, और इथीरियम कैसे काम जो है वो करता है। अब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के रिगार्डिंग। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है ये एक अलायंस है जिसके अंदर 6 कंट्रीज अरेबियन पेनिनसुला की आती हैं। सो अरेबियन पेनिनसुला की 6 कंट्रीज इसके अंदर फॉल करती हैं, वो हैं कुवैत, यहाँ पर आप देख सकते हो, बहरीन, ये छोटा सा आइलैंड, फिर कतर, ये UAE, ये रहा ओमान, ये रहा, और इसके अलावा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो ये सारे कंट्रीज जो हैं वो मिलकर बनाते हैं आपका गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, और ईरान जो है इसका मेंबर नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ईरान ही आपका फर्स्ट है, तो ये आपका हो गया इनकरेक्ट, तो इसको आप क्रॉस कर देते हो। उसके बाद देखिए सऊदी अरेबिया है, ओमान है, और कुवैत भी है। और प्राइमरीली भी अगर आप देखें तो ईरान जो है जो अरेबियन पेनिनसुला है उसके अंदर फॉल नहीं करता। 1981 में इसको बनाया गया था टू प्रमोट इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल एंड सोशल कोऑपरेशन, और ये हर साल जो है अपने समिट्स को होस्ट करती हैं ताकि रीजनल अफेयर्स को और आपस में एक दूसरे की मदद करने को, कोऑपरेशन करने को जो है सज रह सकें। अब आ जाते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन पे। तो आज का मेंस का क्वेश्चन आपका लगभग एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है, प्लस इसके अंदर थोड़ा इंटरनेशनल पार्ट भी आ जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम देखते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स जो आपके कॉपरेशंस होते हैं, इसके अलावा COPs होते हैं, वो होते रहते हैं। सो शुड द परस्यूट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सेट अप अंडर द UNFCCC बी मेंटेन्ड इवन दो देयर हैज़ बीन अ मैसिव स्लाइड इन द वैल्यू ऑफ कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ कर गई है, तो तब भी क्या हमें इसी को डेवलपमेंट के हिसाब से चलाए रहना चाहिए, या इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है, हमें ये इसमें बताना है। डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज़ एनर्जी नीड्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इसकी जो डेवलपिंग कंट्री की एक नीड्स होती हैं फॉर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अ डेवलप्ड कंट्री, और इनके पास पैसा कम होता है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इंडिया इस रिस्पेक्ट में कहाँ पर खड़ा है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन क्रेडिट्स, क्योंकि अब जैसे अगर सपोज करो USA है, तो USA तो बहुत सारा काम अपना जो कि कार्बन क्रेडिट्स को खर्च करेगा वो जो है सपोज करो चाइना को दे देता है कि चल भाई चाइना तू ये बना, तो चाइना के कार्बन क्रेडिट्स ख़राब होते हैं, USA के सही रहते हैं, और USA बदले में पैसा देता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री ये काम कर नहीं सकता। तो उस एस्पेक्ट को भी हमें डिस्कस करके इस आंसर को जो है लिखना है। सो आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या टेलीग्राम पे भी लिख के भेज सकते हो। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप UPSC CSC की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप UPSC का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है, आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा।
और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में, चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम, आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।